गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न उठता है कि जेनेटिक या आनुवांशिकी क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नता अर्थात वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में बैटसन ने जेनेटिक शब्द को दिया। आनुवांशिकता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है आनुवांशिकता या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहलाता है। आनुवांशिकता का भौतिक आधार जीन होता है जो गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, जबकि रासायनिक आधार डीएनए होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग में मट्टर अर्थात पाइसम सटाइवम के पौधों पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग कर कुछ नियम दिए जो एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से 1866 ईस्वी में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा लोकल पेपर में प्रकाशित किया गया था। लगभग 30 वर्षों के पश्चात सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेमार्क ने वही परिणाम पाया जो 1866 ईस्वी में मेंडल ने पाए थे। एक प्रश्न उठता है कि मेंडल ने मट्टर के पौधों का चयन क्यों किया। वो इसलिए चयन किए क्योंकि मट्टर का पौधा छोटा होता है तथा उसे सरलतापूर्वक उपजाया जा सकता है। इसके सभी लक्षण बाहरी रूप से अर्थात मॉर्फोलॉजिकली स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यह बाइसेक्सुअल होता है तथा सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। इसका जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है। ये एक बार में बहुत सारे बीज देते हैं। मेंडल ने मट्टर के पौधे पर प्रयोग के दौरान 7 ट्रेट या लक्षण पर कार्य किए। पौधे की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल का स्थान, फलिया का रंग, फलिया का आकार, बीज का आकार तथा बीज का रंग। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान कुछ शब्दों का प्रयोग किए थे। उन शब्दों को हम पहले समझते हैं। पहला शब्द आता है कारक अर्थात फैक्टर। किसी भी एक लक्षण का नियंत्रण जिसके द्वारा होता है उसे कारक या फैक्टर कहते हैं। इसी कारक को अब हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। यह फैक्टर 2 प्रकार का होता है, एक डोमिनेंट फैक्टर, दूसरा रिसेसिव फैक्टर। वैसे फैक्टर जो अपना प्रभाव मॉर्फोलॉजिकली प्रदर्शित करते हैं डोमिनेंट फैक्टर या प्रभावी कारक कहलाते हैं, जबकि वैसे फैक्टर जो सामान्य रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उसे रिसेसिव फैक्टर या अप्रभावी कारक कहते हैं। एलील, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए फैक्टर्स हमेशा जोड़े में उपस्थित होते हैं जिसे एलील कहा जाता है। सामान्यतः यह 2 प्रकार का होता है, होमोजाइगस एलील एंड हेटेरोजाइगस एलील। होमोजाइगस एलील उस प्रकार के एलील जिसके दोनों फैक्टर एक ही जैसे होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक डोमिनेंट होमोजाइगस एलील अर्थात वैसे एलील जिसको दोनों फैक्टर डोमिनेंट हों उसको डोमिनेंट होमोजाइगस एलील कहते हैं। उसी प्रकार से रिसेसिव होमोजाइगस एलील, वैसे एलील जिसके दोनों फैक्टर रिसेसिव होते हैं उसे रिसेसिव होमोजाइगस एलील कहते हैं। हेटेरोजाइगस एलील, इस प्रकार का एलील जिसमें एक डोमिनेंट फैक्टर तथा दूसरा रिसेसिव फैक्टर होता है, इसको हेटेरोजाइगस एलील कहते हैं। एक और टर्म आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही ट्रेट या लक्षण को लेकर उनके बीच में क्रॉसिंग होता है उस प्रकार के क्रॉसिंग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मट्टर के पौधे का एक लक्षण पौधे की ऊंचाई हाइट ऑफ द प्लांट का चुनाव किया। उन्होंने सबसे पहले शुद्ध पेरेंट लिए जिसमें एक प्योर टॉल तथा दूसरा प्योर ड्वार्फ अर्थात एक होमोजाइगस टॉल दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ था। अब F1
जनरेशन प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, जिससे F1 जनरेशन में एक ही प्रकार के 4 ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए। इन्होंने F1 जनरेशन के बीच सेल्फिंग करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पौधे मिले, जो मॉर्फोलॉजिकली 3 लंबे तथा 1 ड्वार्फ था, तथा जीनोटिपिकली 1 प्योर टॉल था, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल था और 1 प्योर ड्वार्फ था। एक और शब्द आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 प्रकार के ट्रेट्स या लक्षण के बीच क्रॉसिंग होता है उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 लक्षण का चुनाव किए, जिसमें एक था बीज का आकार राउंड एंड रिंकल्ड तथा दूसरा था बीज का रंग येलो एंड ग्रीन। उन्होंने सबसे पहले बिल्कुल शुद्ध 2 पौधों के बीच क्रॉस करवाएं, जिससे F1 जनरेशन के एक ही प्रकार के संतति प्राप्त हुआ। इससे 4 प्रकार के गैमेट का निर्माण होता है: राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये F1 जनरेशन के संतति थे। अब इन F1 जनरेशन के बीच उन्होंने सेल्फिंग करवा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 16 डिफरेंट टाइप्स के ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुए। इस F2 जनरेशन में प्राप्त 16 संततियों को समझने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर से समझते हैं और देखते हैं कि इस पुनेट स्क्वायर से हम लोग को पता चलता है कि इस F2 जनरेशन में 16 डिफरेंट टाइप्स के ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुए। इसमें से फिनोटिपिकली 9 प्रकार के राउंड येलो, 3 प्रकार के राउंड ग्रीन तथा 3 प्रकार के रिंकल्ड येलो एवं 1 ही प्रकार के रिंकल्ड ग्रीन प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 तथा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4 1:2:1 प्राप्त हुए। मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर 3 सिद्धांत दिए, जिसे आनुवांशिकता का नियम या आनुवांशिकता का सिद्धांत या मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। प्रथम नियम या प्रथम सिद्धांत लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी एक लक्षण का नियंत्रण 2 कारक मिलकर करते हैं, जिसमें से एक प्रभावी कारक हमेशा अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। दूसरे नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं। यह सिद्धांत मोनोहाइब्रिड क्रॉस के परिणाम पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में लक्षणों के स्थानांतरण के समय एक एलील के दोनों ही फैक्टर सदैव अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों फैक्टर 2 गैमेट का निर्माण करते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तीसरे सिद्धांत को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। यह सिद्धांत डाईहाइब्रिड क्रॉस के परिणाम पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार 2 विभिन्न लक्षणों के एलील या फैक्टर एक साथ होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने ही लक्षण का निर्धारण या प्रदर्शन करते हैं। मेंडल अपने समय से लगभग 30 वर्ष पहले चल रहे थे। जब उन्होंने आनुवांशिकता सिद्धांत दिया, उस समय तक लोग क्रोमोसोम्स, जीन, डीएनए जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर से परिचित नहीं थे। साथ ही उस समय चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत नेचुरल सेलेक्शन सर्वमान्य समझा जा रहा था। मेंडल साहब के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने अन्य जानकारी भी प्राप्त किए, जैसे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म आदि, जिसे हम लोग पोस्ट मेंडेलियन से
जानते हैं। अगले क्लास में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में